चलिए बेटा, तो अभी हमको सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमको देखना है। बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा और काफ़ी अच्छे हाई लेवल एग्जाम्पल्स तक के जाऊंगा मैं, तो पूरा फोकस करिएगा अच्छे से। Example, an object of mass 100 gram moves around a circumference, the circumference of a circle of radius 2 meters, full stop, not full stop, comma, with constant angular speed, 7.5 radian per second. Compute number A, linear speed. Number B, force directed towards center, फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, देख लो बेटा, 100 ग्राम्स। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 ग्राम्स। बेटा टाइम पे आया करो आप। वो मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 ग्राम्स, यानी 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर्स विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा 7.5 रेडियन पर सेकेंड। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ क्या दी गई है उसको उससे पहले अल्फाज, उसके पहले अल्फाज से नहीं, उसको हमेशा उसकी यूनिट से पहचानो। रख दो वहाँ पे, उसकी यूनिट से पहचानो कि क्या दिया हुआ है वो, है ना। कई बार क्या होता है, एंगुलर स्पीड बोलता नहीं, वो सिर्फ इतना बोलता है स्पीड 7.5 रेडियन पर सेकेंड। तो अब इंसान में क्या होता है, गलतफहमी ये हो जाती है कि स्पीड बोला यानी कि वो क्या है, वी है, लीनियर स्पीड होगी, मगर ऐसा नहीं होता है वो। तो हमेशा देखो हम लोग उसकी यूनिट से पहचानते हैं, क्योंकि अगर सादी स्पीड होती हो तो मीटर पर सेकेंड होता, सादी स्पीड होती तो क्या होता, मीटर पर सेकेंड। ये है रेडियन पर सेकंड यानी ओमेगा है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, उसने पूछा है लीनियर स्पीड पता लगाओ। दूसरा पूछा गया है फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मीन्स व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी इजी है ना। पहला तो क्लियर कट समझ में आ रहा, V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। तो V इज इक्वल्स टू R इज हाउ मच, टू 7.5, दैट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज माई फर्स्ट आंसर, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ अबाउट द सेकेंड वन, ओके। अब हमारे को निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे निकालेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले, mv²/r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा। तुमको जो सबसे आसान लगे वो करो। देखो आप चाहे तो mv²/r भी कर सकते हो, वो भी आसान है, या फिर डायरेक्ट mv ओमेगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हो। जो बेहतर लगा वो करो। जैसे मुझे शायद mv²/r ज़्यादा आसान लग रहा है। अगर mv²/r करता हूँ मैं, मास कितना है 100 इंटू 10⁻³ 100 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाय
2 है ना। अब 225 का आधा कितना होता है? 225 का आधा कितना होता है? 112.5 है ना, 112.5 और ये 100 इंटू 10⁻³ कितना होगा? -1, यानी कि 11.25 न्यूटन। मुझे ये वाला आसान लगा, मैंने इससे किया। आप चाहे तो MV ओमेगा, MR ओमेगा स्क्वायर उससे भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर्स एट ऑल, ऑल वी नीड इज करेक्ट आंसर। car of 2000 kilogram rounds a curve of radius 250 meters at 90 kilometers per hour. कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट। एंगुलर स्पीड, पहले आपको एंगुलर स्पीड निकालना है, फिर बाद में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स। ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करना है। A car of mass 2000 किलोग्राम, एक कार है जिसका मास है 2000 किलोग्राम। वो एक कर्व पे टर्न ले रहा है जिसका रेडियस है 250 मीटर्स, तो इसका रेडियस 250 मीटर्स है और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। स्पीड में थोड़ा सा मसला है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है ना। इसको हमेशा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो अब ऐसा है कि 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये 90/18 कितना हो जाएगा? 5 है ना, 1 ज़ा 5 ज़ा 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। Therefore V is equals to 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये पता चल गया पहला आंसर। वही पूछा था ना, नहीं V नहीं पूछा था, ओमेगा पूछा हुआ है। आंसर थोड़ी, ये तो कन्वर्जन हुआ सिर्फ। तो V की असल वैल्यू जो आ रही है, एक मिनट रुक जाना, वो आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा है आप पता लगाओ ओमेगा कितना होगा, आप पता लगाओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, आप पता लगाओ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। ये 3 बातें पता लगाने के लिए उसने मुझसे कहा है। इजी, ओमेगा इजीली निकल जाएगा V/R। V कितना है हमारा 25, R कितना है 250। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ओमेगा की वैल्यू 0.1 रेडियन पर सेकेंड। अब दूसरी बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या क्या कर सकते हैं आप? देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है V/R, V ओमेगा R ओमेगा स्क्वायर। अब देखो तुमको क्या लग रहा है कौन सा सबसे अच्छा है इसमें से, है ना। अगर आप देखो V ओमेगा करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। V की वैल्यू कितना है 25 है, ओमेगा का वैल्यू 0.1 है, डेसिमल 1 डिजिट इधर सरक जाएगा 2.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। आया समझ में बेटा, है ना, वेरी सिंपल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2.5 सेंटीमीटर पर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब उसके बाद बचा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। दिमाग से खेलो, कौन सा लेंगे फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का? क्या लगता है फरहान, कौन सा यूज़ करना चाहिए? mv² अपॉन आर। एक इनका कहना है कि mv² अपॉन आर वाला यूज़ करो, और बोलो
मास इंटू एक्सलेशन करो ना, सिंपल एक्सलेशन, एक्सलेशन निकल गया ACP। हाँ तो वही तो आ रहा ना, तो अपन इतना लंबा चौड़ा क्यों जा रहे जब शॉर्टकट मौजूद है, तो है ना। यहाँ ऑल इज एवरीथिंग इज अबाउट टाइम, फटाफट। तो भैया मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, दिमाग से खेलो। तो 2000 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हो जाता, 5। इसको 3 0 लग जाएंगे, 5000 न्यूटन। ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, 5000 न्यूटन। चलो लिख लो। A coin is kept at a distance of 10 centimeter from the center of turntable of radius 1 meter. First term. The coin just begins to slide. The coin just begins to slide when the turntable rotates at a speed of 90 rpm. Calculate the coefficient of friction between the coin and table. Calculate the coefficient of friction between the coin and the table. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल मतलब जो टर्न हो सकता है, ऐसे रोटेट हो सकता है। तो एक टर्न टेबल पे उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक कॉइन रखा गया है। टर्न टेबल का खुद का रेडियस आपका 1 मीटर है। तो देखो सिचुएशन को हम इमेजिन करेंगे। मान लो कि ये सेंटर है, ओके, सेंटर ऑफ टर्न टेबल, और ये टर्न टेबल का जो रेडियस है वो 1 मीटर है। मगर जो कॉइन रखा गया है ज़्यादा दूर नहीं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। मेरे को टेबल के रेडियस से कोई मतलब नहीं है, टेबल का रेडियस क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन स्टडी किसके बारे में कर रहे, कॉइन के बारे में। तो अपने को क्या चाहिए, देखो जब आप टर्न टेबल को गोल घुमाएंगे तो कॉइन क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन, है कि नहीं। तो कॉइन जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा, उसके सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा। बात समझ रहे क्या आप। जब टेबल को आप गोल गोल घुमाएंगे तो कॉइन देखो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, वो ऐसा घूमेगा, है ना। तो उसका रेडियस क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर।
तो हमें कॉइन के सर्कुलर मोशन का रेडियस चाहिए, टेबल का रेडियस कुछ काम का नहीं, ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है वो। ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं, कन्फ्यूजन फैक्टर आते हैं जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, एक एक जो चीज़ें दिए गए हम उसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मुझे इसका रेडियस दिया गया है, किसका, कॉइन के सर्कुलर मोशन का, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁻² मीटर, यानी कि वो हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ओके, ये रेडियस दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला, धीरे धीरे आप कॉइन उसकी स्पीड बढ़ा दें। अब स्पीड बढ़ाते 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 आप कहाँ तक पहुँच गए, 90 RPM तक। जैसे ही 90 RPM तक पहुँचे, क्या हुआ, कॉइन हल्का सा स्लिप हुआ, हल्का सा स्लिप हुआ, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैंने जो थोड़ी देर पहले ही बोला था, कभी भी क्या करना, किसी भी चीज़ को उसके पहले क्या नाम आ रहा है उससे नहीं पहचानना। एक आदत है, टेंडेंसी अपने, है ना, स्कूल एज में समझ में नहीं आता क्या गिवन है, तो नंबर से पहले, वैल्यू से पहले क्या नाम आ रहा, बोले वो देखो, है ना। तो अब यहाँ 90 RPM से पहले क्या नाम आ रहा, स्पीड। तो कई लोग क्या लिख देते हैं, V = 90 RPM। अरे मेरे भाई ज़रा मुझे एक बात बता, V यानी कि वेलोसिटी, तूने कभी RPM में नापा क्या? मैं गाड़ी इतने RPM में चला रहा हूँ ऐसा बोलता क्या तू? तो क्या बोलता है, इतने मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोलता है ना। तो ये जो है आपका RPM जो है ये स्पीड नहीं है, तो फिर वो क्या है, तो बोले इससे पहले RPM कहाँ देखे, लीनियर फ्रीक्वेंसी। बोले ये कब आया, अरे भैया इसीलिए बोलते रिवीजन किया करो, है ना। पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाया था मैंने, है ना। वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर एनलिस्टेड है वो, और वहाँ पर आपने पढ़े थे कि भैया आखिरी पहले पीरियड पढ़े थे और बाद पढ़े थे फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी अमल 1 सेकंड में कितनी बार होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अपन। तो ये फ्रीक्वेंसी है, और ये कितना है आपका बेटा, 90 RPM, यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ओके, मगर मुझे पर सेकंड में चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 90/60 RPS, 0 0 कैंसल, 3/2 RPS, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, 3/2 RPS, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ये आ गया लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके चलो ठीक है भैया, हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट इज़ 3/2 RPS। अब आगे क्या, अब हो क्या रहा है, देखो जब आप इसको गोल घुमा रहे हैं तो कॉइन को बाहर की तरफ क्या फील हो रहा होगा, बाहर की तरफ क्या फील हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करना चाह रहा होगा, बाहर घुमाना चाह रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पकड़ना किसी के पास पेन आई तो ये, अब अगर ये पेन यहाँ ऐसा रखी हुई है, रेडी, है ना। अब देखो ये ऐसा घुमाने पे क्या हुआ, पेन कहाँ गई, मैंने ऐसा फेंका था हाथ से, मैंने ऐसा घुमाया तो पेन रेडियली इस तरह से आउटवर्ड्स गई। तो जब भी कोई चीज़ गोल घूमती है तो उसको बाहर की तरफ क्या फील होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देख मैं अभी भी घुमा रहा, मगर इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील नहीं हो रहा, क्यों, मेरे घुमाने की स्पीड कम है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, मेरे हाथों के बीच में और पेन के बीच में, वो उसको जाने ही नहीं दे रहा। जब मैंने थोड़ा ज़ोर से घुमाया था, है ना, तो क्या हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया था इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पेन को बचा नहीं पाया और ये दूर फेंके गया। तो हो क्या रहा है, उसने बोला मैं टर्न टेबल को धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही 90 RPM पे पहुँचा तो क्या हुआ कि वो हल्का सा सरका, मतलब इस बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर हो गया होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया होगा, है ना। कौन खींच रहा बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है कि नहीं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको बचा के रख रहा। तो जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो गया होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के, तब वो थोड़ा सा स्लाइड हुआ होगा। अब चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैं बोलूँगा यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के 3 फॉर्मूले, mv²/r, mr⍵², mv⍵। इनमें से कौन सा वाला यूज़ करो, सोचो, ओमेगा वाला, जिसमें ओमेगा आए और आर आए, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तो बोले मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, mr⍵², और लिमिटिंग फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला मालूम ही है, μs × नॉर्मल रिएक्शन। अब कोई लोग पूछेंगे सर यही वाला क्यों, n दिया हुआ है ना, n, और अगर टाइम पीरियड कैपिटल T दिया हुआ रहा तो आप हमेशा ओमेगा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, mr, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πn लिख सकते हैं ना, तो 4πn², μs नॉर्मल रिएक्शन को लिखेंगे mg, यहाँ लिख दो लगे तो सिंस ओमेगा = 2πn। अब आगे क्या,
m और m क्या हो गया, कैंसिल। देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 4 पाई n स्क्वायर r अपॉन g। चलो बेटा कैलकुलेट करो फिर क्या आता है इसका आंसर। देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू, हाँ बेटा 4 पाई n स्क्वायर, n फ्रीक्वेंसी कितना आया था अपना 3/2 ना, उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9/4। r कितना दिया बेटा अपना 10⁻⁻1 और g की वैल्यू कितनी है 10। तो देखो क्या था फिर आपका, देखो कैलकुलेट करो, 4 और 4 तो गया, 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा देखो, कितना 28.126 28.26 इंटू 10⁻⁻2 28.26 इंटू 10⁻⁻2 है ना, बोले -1 ये और डिवाइडेड बाय 10 इसका -2 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.28। ये रहेगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बार बस आंसर चेक कर लूँ। नहीं यार 0.89 आना चाहिए आंसर। एक मिनट रुक जाओ, आंसर बहुत ज़्यादा गलत है। 4 पाई स्क्वायर, अच्छा अरे पाई का भी स्क्वायर है ना, 2 पाई एन, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन है ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन है, तो ओमेगा का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर हुआ, पाई का भी स्क्वायर हुआ, एन का भी स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4 लिखे, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर लिए, पाई का स्क्वायर नहीं किए थे अपन ने, 4 पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर कितना होता है 9.87 होता है, 9.87। अब करो 9.87 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना रहा देखो, 9.87 मल्टीप्लाई बाय 9, हाँ बेटा ऐसा पेजेस को पलटाने के बजाय है ना, उसमें थोड़ा सॉल्व कर ले, मैथ्स आता ना, देखो कितना आ रहा, एट पॉइंट 88.88 है ना, ठीक है 88 है, फिर से 8 है, 4 8 है, 3 10⁻⁻2, ये -1 और ये 10⁻⁻2। म्यू एस इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा फिर आपका 0.888883, जिसको आप लिख सकते 0.89, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.89। चलिए लिखिए, बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Next question. A particle of mass small m
is revolving in a circle of radius small r, having angular momentum capital L, having angular momentum capital L, full stop. Then centripetal force is, first option, L square upon mr square. Second option, L square upon mr. Third option, L upon mr square. And the last option, L square mr cube. हालांकि एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक अभी होना बाकी है। ये टॉपिक एंगुलर मोमेंटम का आपको आएगा रोटेशनल मोशन चैप्टर में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, है ना। इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर होगा, उसके बाद रोटेशनल मोशन होगा, उसमें आने वाला है ये टॉपिक। तो खैर, मगर मैंने जब डायमेंशंस आपको सिखाया था तब मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मगर मैं आपको एज अ हिंट के तौर पे दे देता हूँ, L इक्वल्स टू mvr। ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ क्योंकि वो टॉपिक हुआ नहीं है। आप सॉल्व करिए जब तक कि मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट करो सॉल्व। मैं जब तक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। द रियल फोर्स कैपिटल F acting on a particle of mass small m performing circular motion acts along circle of acts along radius of circle R and is directed towards the center of circle, full stop. The square root of magnitude
the square root of magnitude of such force is, the square root of magnitude of such force is. एक मिनट रुक जाओ. फर्स्ट ऑप्शन 2 pi upon capital T under root of mr t square mr 4 pi. थर्ड ऑप्शन 2 pi capital T upon under root of mr. लास्ट ऑप्शन t mr upon 4 pi. हाँ, कौन सा रहा? सेकंड कि लास्ट? नहीं, बी डी कौन सा वाला? अच्छा, कितने लोगों का ए है? नन ऑफ देम. बी सेकंड वाला, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ. द करेक्ट वन इज फोर्थ, लास्ट ऑप्शन. देखो सिंपल सी बात है. आपसे उसने क्या बोला, एक पार्टिकल है जो मास m रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r हैविंग एंगुलर मोमेंटम देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज, एंगुलर मोमेंटम l है. अब एंगुलर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r. अब मसला ये है कि यहाँ पर क्या होना ज़रूरी है आपको एंगुलर मोमेंटम के लिए? ऊपर मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, और सबका पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सबका पावर कैसा होना चाहिए? सेम. यहाँ मास और वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी है, मगर यहाँ पर पावर अलग अलग है. तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, मैं मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन एम आर. कुछ समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि ऊपर मास का पावर 2 हो जाए. तो ये नीचे मास भी आ गया. अब मेरे को r भी चाहिए ऊपर, तो मैं ज़बरदस्ती का r घुसेड़ूंगा, r स्क्वायर को घुसेड़ूंगा, ज़बरदस्ती का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. अब देखो ऊपर देखो अच्छे से, हम साथ साथ हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर है कि नहीं? आगे ना सभी का पावर सेम. तो ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे? एंगुलर मोमेंटम l स्क्वायर. ये m जैसे कि वैसी r क्यूब. तो यानी कि आपका आ रहा है ये लास्ट वाला. वो देखो, चलिए अब उसके लिए ट्राई करिए. इधर का हो गया? A tube of length capital L is filled completely
with an incompressible fluid of mass capital M enclosed at both ends. Full stop. The tube is rotated in a horizontal plane. The tube is rotated in a horizontal plane. About one of its ends with a uniform angular velocity omega. Full stop. The force exerted by the liquid at the other end is so first option is ml omega square upon 2. Second is ml omega square ml omega square by 4 ml square omega square upon 2. उधर कौन सा आ रहा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स करेक्ट। इसने बोला एक रियल फोर्स एक्ट हो रहा है पार्टिकल ऑफ मास m पे जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब उसने इनडायरेक्टली बताया कि वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल। डायरेक्टली नहीं बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसने बोला कोई तो भी फोर्स है, वो रियल फोर्स है, वो रेडियस के साथ साथ जा रहा, सेंटर की तरफ जा रहा, ऐसा कौन सा फोर्स होता? सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हो गया द स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सच फोर्सेस। तो बोले भैया वो सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर रूट क्या होगा? अरे बहुत सिंपल सी बात है, मैंने जैसे ये कैपिटल टी देखा ना, जैसे ही मैंने कैपिटल टी देखा मैं समझ गया कि इसमें ओमेगा आएगा। अब सवाल उठा दो फॉर्मूले ओमेगा के, एक एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक एम बी ओमेगा। तो इसको आर को देख के समझ में आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम, स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर एम आर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका स्क्वायर रूट लो तो अंडर रूट ऑफ एम आर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब देखो कौन सा है अंडर रूट ऑफ एम आर, ये फर्स्ट ऑप्शन आया समझ। अब देखो भैया ये a tube of length capital L is completely filled with incompressible fluid of mass capital M enclosed at both the ends। तो एक ट्यूब है जिसका लेंथ कैपिटल L है, पूरा पानी से एक फ्लूइड, पानी नहीं बोलना चाहिए, कोई तो भी एक फ्लूइड है उससे वो भरा पड़ा हुआ है। इट इज़ completely filled with a fluid।
ऑफ मास कैपिटल M, इसका मास कितना है, कैपिटल M है, और लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है वो कितना है बेटा आपका, कैपिटल L है। ट्यूब को रोटेट किया जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट इट्स वन एंड, उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है इस तरफ से जा रहे हैं, अबाउट इट्स वन एंड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये लिक्विड जो है यहां पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, लिक्विड फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा वो पूछा है। ऑफ कोर्स देख कैसा है, जब आप रोटेट करेंगे तो लिक्विड को क्या फील होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से वो बाहर फेंके जाएगा, और उसके रास्ते में कौन है, दीवार है ट्यूब की, तो दीवार उसको रोकेगी, तो वो क्या करेगा, लिक्विड उस पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, है ना, जितने फोर्स से वो इधर गया उतना फोर्स उधर लगाएगा। इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन दैट द वॉल ऑफ द ट्यूब विल ऑफर टू द लिक्विड, कि भैया लिक्विड ये जो वॉल ऑफ द ट्यूब है इसको कितना नॉर्मल रिएक्शन देगा, वो ये भी सवाल में पूछा जाता है। तो घुमा फिरा के वही बात होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है अपने को। अब सवाल उठा कि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालेंगे। अब देखो खास बात, हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा, mv स्क्वायर अपॉन r, है ना, ये सारे हम लोग जो फॉर्मूले जानते हैं वो एक छोटे से पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल जब गोल गोल घूमेगा, है ना, या एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, जो भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमेगा तो उसको लगने वाला फोर्स। जब कभी ऐसे एक यूनिफॉर्म बॉडी आ जाए, इसको सॉल्व करने का तरीका ही बदल जाता है। तो पेश है आपके सामने पहली बार एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें इन्वॉल्व होगा इंटीग्रेशन, इसमें इन्वॉल्व होगा इंटीग्रेशन। अब सुनो मेरी बात अच्छे से, कैसे, बड़े बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी। आपके पास जो फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर वाला, क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है तो मैं वो यूज़ करूँगा, तो वो जो फॉर्मूला है वो एक पार्टिकल के लिए, mr ओमेगा स्क्वायर, वो किसके लिए है, पार्टिकल के लिए। बात समझ में आ गई। मगर वो चीज़ किसके लिए पूछा भी है, पूरी पूरी बॉडी जो यहाँ से लेकर वहाँ तक फैली हुई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूरा आगे तक फैली हुई है। तो बोले अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो देखो, मैं सबसे पहले इस ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ता हूँ, छोटा सा हिस्सा पकड़ता हूँ। मान लो इस छोटे से हिस्से की जो लंबाई है वो dr है, इस छोटे से हिस्से की लंबाई कितनी है, dr। एक एक बात को अच्छे से देखना, dr है लंबाई, और इस छोटे से हिस्से का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लो ये r है, क्या है, r। साथ ही साथ इस छोटे से हिस्से का मास dm है, क्या है, dm। तीन चीज़ें देखना पड़ता है इसमें, बहुत है, अक्सर आते रहेंगे ऐसे यूनिफॉर्म बॉडीज़ के बारे में, कुछ ना कुछ पूछते रहेगा, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स पूछेगा, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा। सबकी शुरुआत यहीं से होती है ना। देखो सबसे पहले क्या करते तुम, उस पूरी सी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ते। क्या करते आप, पूरी बॉडी का क्या पकड़ते, छोटा सा हिस्सा पकड़ते, है ना। उस छोटे से हिस्से की लंबाई बनाते हो dr, और उस छोटे से हिस्से का डिस्टेंस नापते हो, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उस छोटे से हिस्से का नाम देते हो, मास का नाम देते हो dm। अगर तुमने यहाँ पर dr के जगह dx लिया, लंबाई को dr के जगह dx लिया, तो यहाँ x लेना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा, x। समझ रहे क्या। अगर यहाँ पर तुमने dl ले लिया, क्या लिया, अरे बोलो क्या, dl, तो ये यहाँ पर तुमको क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल l लेना पड़ेगा। बात समझ रहे क्या। अगर dx तो ये x, ये dr तो ये r, अगर ये dl तो ये l, स्मॉल l वाला जो भी कहा जाएगा। तो ये बात याद रखना। फिलहाल मैंने क्या किया है, सिर्फ इसको r dr लिया, क्योंकि आप mr ओमेगा स्क्वायर अच्छे से जानते हो, तो मैंने वो ले लिया। अब चलो ठीक है, इस छोटे से टुकड़े को मैं पार्टिकल की तरह मान के चल सकता हूँ, इस छोटे से टुकड़े को मैं पार्टिकल की तरह मान के चल सकता हूँ। तो मैं कहूँगा इस छोटे से टुकड़े का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा,
आप लिखेंगे इस छोटे से टुकड़े का मास dm, उसका रेडियस, जो जब वो छोटे सा टुकड़ा ऐसा गोल गोल घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसका रेडियस कितना है r, और ओमेगा का स्क्वायर। ये समझ में आया गया यहाँ तक? है, छोटा सा टुकड़े पकड़े, उसका मास dm, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r, वो रेडियस बन जाएगा, और अपने गोल गोल घूमने की स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब ऐसा है, मैं dm को क्या लिख सकता हूँ? dm को लिखा जा सकता है m/l इंटू डी आर, m/l इंटू डी आर। बोले ये कैसी बात हो रही? इमेजिन करके चल, मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक बड़ा सा यूनिफॉर्म रॉड है ना। इस पूरे रॉड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस पूरी रॉड की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैंने गिन कर देखा, इसका मास 20 ग्राम आ रहा है। इसका मास कितना आ रहा है? 20 ग्राम। लंबाई कितनी? अरे बोलो लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। मास कितना? 20 ग्राम। अब मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इमेजिन किया इसका। इस छोटे से टुकड़े की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इस छोटे से टुकड़े की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। बताओ इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा? बोलो बोलो, सही बोल रहे ना? 4 ग्राम होगा? 4 ग्राम? अरे हाँ या ना? अरे अगर 10 सेंटीमीटर में 20 ग्राम है तो 2 सेंटीमीटर में कितना होगा? 4 ग्राम। कैसे पता चला? तुम्हारे दिमाग ने क्या किया? जैसे ही मैंने बोला कि 10 सेंटीमीटर 20 ग्राम, तो बता 2 सेंटीमीटर में कितना, तो तेरे दिमाग ने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया कि 1 सेंटीमीटर में कितना। अगर 10 सेंटीमीटर में 20 ग्राम है तो 1 सेंटीमीटर में 2 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर में 2 ग्राम है, और ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। फिर उस 1 सेंटीमीटर वाली वैल्यू जो 2 ग्राम आई थी, ये 2 सेंटीमीटर से तुम मल्टीप्लाई करते हैं, और तुम क्या बोलते भैया कि इसमें फिर कितना मास है? 4 ग्राम। तो उसी को अल्फ़ाबेट में देखो ना, टोटल मास, टोटल लेंथ। जब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ करते तो तुम क्या पता लगाते कि 1 सेंटीमीटर में कितना मास है? 1 सेंटीमीटर में, बात समझ रहे क्या? जब टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे तो क्या पता चलेगा? 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में बोलना चाहिए कितना मास है ना। और मैंने कहा कि देखो ये टुकड़े की लंबाई कितनी है? dr है, तो इसमें कितना मास होगा? तो बोले इस टुकड़े की लंबाई से उसको मल्टीप्लाई कर दो। उस टुकड़े की लंबाई से क्या कर डालो? उसको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ठीक है, कर दिया। तो मैं बोलूँगा ठीक है, df इज इक्वल्स टू, फिर ये फॉर्मूला बदल जाएगा। ये फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा? m/l इंटू डी आर इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो मालूम पड़ गया। तो हमने कहा कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया है, ये इस छोटे से टुकड़े का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने का फॉर्मूला आया है। मुझे पूरी बॉडी का, इसका पूरे रॉड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है। तो मैं वो कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो पूरे रॉड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है अगर, तो आपको उस छोटे से टुकड़े का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उस छोटे से टुकड़े के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मगर उस छोटे से टुकड़े का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलेंगे सर उसका फॉर्मूला है m/l r/dr ओमेगा स्क्वायर। m/l r/dr ओमेगा स्क्वायर। इसमें से m/l और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लो। m/l ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। बचा क्या? r/dr। अब r/dr का मतलब क्या हुआ कि भैया r इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, मतलब बदल सकने वाला क्या है? यहाँ पर r है। अच्छा एक बात बता, ये मैं आगे पीछे कहीं भी ले सकता हूँ? यहाँ पर ले सकता हूँ। अगर ये यहाँ पर आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के सबसे करीब आ गया, ये टुकड़ा कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है ना। तो अगर ये टुकड़ा मैंने यहाँ ले लिया तो r की वैल्यू क्या रहेगी? ये टुकड़ा मैंने यहाँ ले लिया, अब बता r की वैल्यू क्या रहेगी? बोलो बोलो, सही बोल रहे ना? बोलो ना, 0 होगी। अरे डायरेक्ट वहीं हो गया ना। अरे देख यहाँ पर आ गया ना, तो डिस्टेंस कितना हुआ वहाँ पर? देख ये r ऐसा है ना, तो एक काम कर, इस टुकड़े को करीब लाते जा लाते जा लाते जा लाते जा। ये r छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा, ये एकदम यहाँ चिपक जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 नहीं हो जाएगी? तो हमने कहा कि भैया वो r की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा ठीक है, अगर ये टुकड़े को ले जा आखिरी तक लेके चले जा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल N। तो हमें पता चला r की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कैपिटल। इसकी वैल्यू देखते हैं हमेशा। देखिए d यहाँ पर dr है ना, तो ये d के साथ जो भी होगा है ना, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कैपिटल। तो उसको लिमिट्स असाइन करूँगा मैं, 0 to
कैपिटल एल। ये हो गया इसका साइन लिमिट्स। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, एक झटके में एक ही फॉर्मूले में तुमको समझ में आ जाए ऐसा नहीं, ये तुम्हारे सामने कई बार आएगा। जब अभी यहाँ पर आया, फिर आगे अगले चैप्टर में आएगा, फिर 2-3 चैप्टर में, तब जाके तुम्हारे दिमाग में एकदम फूटा गड़ेगा, अच्छा ये ऐसा है। फिर तुम्हारे को रैंडमली कोई भी दूंगा तो शायद तुम उस वक्त कर लोगे, है ना। तो अभी एकदम से आ जाएगा, ये एकदम एक्सपेक्ट मत करो, जितना समझ में आ रहा उतना ठीक से कर लेना बस। तो R इंटू डी आर एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल, देखो इसका इंटीग्रेशन होता है R स्क्वायर बाय 2, फिर आ जाएगा लिमिट्स 0 to L, है ना। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो R डी आर का क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2। अब ये इधर ले लो बाहर 2 को, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस L, R के जगह अपर लिमिट यानी कि L स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ L, कटा कटा। तो फिर मैं बोलूँगा देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, देखो ये हो जाएगा m L ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आया समझ में? कौन सा ऑप्शन आ रहा? ए ऑप्शन, दैट्स इट। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स खत्म।